नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रजाहित। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा फैसला लिया गया जिससे सियासी भूचाल आया और वहां पर बीजेपी की सरकार रहते हुए बीजेपी के समर्थकों को सड़कों पर उतरना पड़ा और बीजेपी के ही मुख्यमंत्री ने बीजेपी के समर्थकों के खिलाफ एफआईआर जो है उनकी पुलिस ने दर्ज की और कार्रवाई की। बहुत गंभीर विषय है ये और इस विषय पर चर्चा जो होनी चाहिए थी मेन मीडिया में वो होती नहीं दिख रही है। लेकिन एक सवाल जो नरोत्तम मिश्रा से भी जुड़ा है कि नरोत्तम मिश्रा जिनका टिकट कटने के बाद यह हंगामा शुरू हुआ, समर्थकों की ताकत तो बीजेपी के आलाकमान ने देख ही ली कि कई घंटों तक सड़कें जाम रहीं। मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं उनकी पुलिस से भिड़ंत हुई, कई नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। यानी ये बात तो तय है कि जमीनी स्तर पर नरोत्तम मिश्रा के समर्थक उनके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार दिख रहे थे। टिकट कटना बहुत बड़ा विषय है और वो भी तब जब आपने कुछ घंटे पहले नामांकन का पर्चा खरीद लिया हो और अब आपको पता चले कि अब आपको टिकट ही नहीं मिली तो उस पर्चे का करेंगे क्या। सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे कि कांग्रेस के साथ चले जाइए या निर्दलीय लड़ लीजिए। अगर इतने ही समर्थक हैं आपके तो निर्दलीय लड़कर अपनी ताकत दिखाइए और विधानसभा में जाकर चैलेंज करिए। लेकिन अब क्या, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा की वीडियोस वायरल हो रही है जिसमें वे अपने समर्थकों को ये कहते दिख रहे हैं कि शांत हो जाइए। दूसरी तरफ उमा भारती का भी एक स्टेटमेंट सामने आया जिन्होंने कहा कि जो कैंडिडेट बीजेपी ने आगे किया है, नरोत्तम मिश्रा ने कहा मैं उनके नामांकन में खुद जाऊंगा, उनका समर्थन करूंगा। तो उमा भारती ने उस कदम को बहुत सराहनीय माना। तो जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा जिनको टिकट नहीं दिया गया, इतना बड़ा बवाल हुआ और अब एकदम से उनके नरम तेवर देखने को मिल रहे हैं, तो क्या पार्टी कमान की तरफ से उन्हें कोई ऐसे पद की हरी झंडी मिल चुकी है जिसको आगे भविष्य में ऐलान किया जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी मुद्दे पर खास चर्चा करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश मोहन सिंह जी जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया जिस दीपक जी। तरीके से ये मध्य प्रदेश की राजनीति में घटनाक्रम हो रहा है, ये तो मतलब हालात तब भी नहीं थे जब शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर ऐलान नहीं हुआ था और मोहन यादव को आगे कर दिया गया था। तब भी ऐसा कोई तमाशा या ऐसा बवाल नहीं था। सब कुछ बड़े ही आरामदायक तरीके से हो गया था, बदलाव जो होना था। लेकिन सिर्फ एक टिकट कटा और टिकट कटने से सड़कों पर उतर आए हजारों कार्यकर्ता और बीजेपी की ही सरकार ने अपने ही कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए दीपक जी, मैं इस बात को बड़ी ही स्पष्टता के साथ साफ कर दूं कि जो लोग सड़कों पर उतरे उनके बारे में नरोत्तम मिश्रा को जानकारी नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल हो नहीं सकता। ये वही नरोत्तम मिश्रा है जो एक टाइम पर फिल्मों के सबसे बड़े सेंसर बोर्ड के तौर पर काम कर रहे थे। फिल्म में किसने कौन कपड़ा पहना है, ये वही नरोत्तम मिश्रा है जो तमाम फिल्मों पर टीका टिप्पणी कर रहे थे और अपने आप को बड़ा हिंदूवादी नेता स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे और बीजेपी के लिए है भी। आपका जो मूल प्रश्न है कि कार्यकर्ताओं के खिलाफ लाठी चलानी पड़ी, मैं ये आपको साफ कह देना चाहता हूं कि ये बीजेपी से ज्यादा नरोत्तम मिश्रा के समर्थक थे और दतिया नरोत्तम मिश्रा ने अपनी बपौती समझ ली थी कि इस दतिया से मुझे कोई नहीं हरा पाएगा। लेकिन राजेंद्र भारती ने 2023 में नरोत्तम मिश्रा का ये वहम भी खत्म कर दिया और उस वहम के साथ उनका अहम भी धरातल पर चला गया। इसलिए कहते हैं दीपक जी की राजनीति में वहम और अहम और आम जीवन में भी नहीं पालना चाहिए। नरोत्तम मिश्रा के चाल ढाल में और नरोत्तम नरम इसलिए पड़े, मुझे लगता है कि सेंटर से उनके लिए कड़ा संदेश और साथ में एक उपहार भी गया होगा कि आप ऐसा ना करें। संगठन को और बीजेपी को एम्बैरेसमेंट फील हो रही है और सबसे बड़ा एम्बैरेसमेंट है दतिया उपचुनाव बीजेपी के लिए आज के दौर पर। बीजेपी जो अपने आप को अनुशासन वाली पार्टी और पन्ना प्रमुख तक अपने संगठन के विस्तार का दावा करती है, उसमें एक ऐसा व्यक्ति जो एक टाइम तक मध्य प्रदेश में नंबर 2 नंबर 3 की भूमिका में रहा है और अधिकतर समय नंबर 2 की भूमिका में, उसने पार्टी के खिलाफ ही अप्रत्यक्ष रूप से बिगुल फूंक दिया। क्या बिना नरोत्तम मिश्रा की परमिशन से, आप खुद सोचिए, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष, राजनीति में सब कुछ दीपक जी प्रत्यक्ष नहीं होता, कुछ जी। चीजें अप्रत्यक्ष भी होती है। ऐसे ही
हमने तो नहीं देखा कि कई जगहों पर, अगर आप देखें, उत्तराखंड का उदाहरण ले लूं, अगले साल चुनाव है, कितने सीएम नहीं बदले, वहां पे किसी तरह का पथराव नहीं हुआ, त्रिपुरा नहीं हुआ, असम नहीं हुआ। तो आपको लगता है कि एक गृह मंत्री जो पूर्व में रह चुका है और अपना 2023 का चुनाव हार गया और उसने नामांकन पत्र खरीद लिया था, और मैंने तो ये भी सुना है कि चुनाव प्रचार तक करना शुरू कर दिया था, और उसका जी टिकट कटता है, और उसकी परवानगी या उसके नजर में हुए बिना इस तरह का पथराव और इस तरह की अराजकता सर, जिसमें कई यही पुलिस वाले यही घायल हो बड़ा गए। यही बड़ा सवाल है कि शिवराज सिंह चौहान 2023 में मुख्यमंत्री चेहरे के प्रबल दावेदार, अच्छा खासा बहुमत मध्य प्रदेश में पाया और अच्छे नतीजों के बाद उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तो उनके समर्थकों ने जो कड़वा घूंट था वो पी लिया और बाद में लोकसभा चुनाव अगले साल ही था तो उनको आगे लड़वाया और उनको केंद्र में मंत्री बनाकर समर्थकों की नाराजगी दूर कर दी। लेकिन अभी तो चुनाव भी बहुत दूर है, 2029 में चुनाव होना है, 2.5-3 साल बाद, अभी तो इंतजार करना पड़ेगा। अब उसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि नरोत्तम मिश्रा, जैसा कि आपने भी कहा सर, कि क्या नरोत्तम मिश्रा को इस बात की जानकारी नहीं थी कि मेरे कार्यकर्ता या मेरे समर्थक या मेरे चाहने वाले सड़कों पर उतरे हुए हैं, सड़क जाम कर रखी है, प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही थी। तब तो अगर बीजेपी ने इन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दे दी, जैसा कि हमने पढ़ा, कुछ जिम्मेदारी जैसे बताया जा रहा है कि संगठनात्मक जिम्मेदारी दी जा सकती है, राज्यसभा भेजा जा सकता है, या राज्यपाल की भूमिका, या राष्ट्रीय संगठन या चुनाव प्रबंधन में भूमिका, अगर इनमें से कोई भी जिम्मेदारी दे दी तो ये एक संदेश जाएगा कि अगर आपका टिकट कट रहा है तो अपने समर्थकों को सड़कों पर उतारो, हल्ला हो मचे, और उसके बाद सरकार पर दबाव बनेगा तो सरकार आपको पार्टी आपको जिम्मेदारी देने के लिए बेबस हो जाएगी। तो यहां से बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है कि नरोत्तम मिश्रा के साथ अब क्या व्यवहार किया जाए, क्योंकि टिकट कटा था। देखिए, फजीहत तो हुई है उनकी, क्योंकि अगर टिकट नहीं देना था तो आगे से कोई खबर आ जाती, क्योंकि कहा जाता है कि बीजेपी आलाकमान के काफी नजदीक रहे एक समय पर, जब बड़ा विभाग संभाला इन्होंने मध्य प्रदेश में, तो जरूर आंतरिक तौर पर कोई ना कोई सूचना मिली होगी, इसीलिए इन्होंने नामांकन पत्र खरीदा और फजीहत तो हुई है कि इनका नाम नहीं अनाउंस हुआ। तो ये बहुत बड़ा विषय है कि अब इतना बड़ा हंगामा हुआ, उसके बाद अगर कोई जिम्मेदारी देते हैं तो बाकी राज्यों के लिए एग्जाम्पल जा सकता है कि आप ऐसा प्रदर्शन करिए और बड़ी जिम्मेदारी पा लीजिए। बिल्कुल दीपक, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि निकट भविष्य में बीजेपी नरोत्तम मिश्रा को कुछ बड़ा पद देने वाली है। नरोत्तम जी मिश्रा का टिकट इसलिए भी कटा, दीपक जी, की जो मेरे को पता चला वहां पर कई मीडिया के साथियों से बात करने में, इसमें बहुत बड़ा जो रोल है वो मोहन यादव का भी रहा। मैं आपको बताऊं कि आप देखिए, एक सिलसिलेवार तरीके से जब मोहन यादव सरकार में आते हैं, नरोत्तम मिश्रा चुनाव हारते हैं, गृह मंत्री जैसा प्रमुख विभाग था, उसके बाद अगर आप मध्य प्रदेश के रीजनल चैनल देखेंगे तो आप देखेंगे कि नरोत्तम मिश्रा एक संस्थागत और व्यवस्थित तरीके से मीडिया से गायब कर दिए गए। बीजेपी को पता था कि मोहन यादव को अगर सरवाइव कराना है, क्योंकि मोहन यादव उस कद के नेता नहीं थे जिस कद के नरोत्तम मिश्रा थे, तो नरोत्तम मिश्रा जैसे नेताओं को राजनीतिक रूप से हाशिए पर लाना होगा, और वो आप कहें बीजेपी ने किया, और अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर किया, लेकिन किया। उसके बाद नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर उनके राजनीतिक भविष्य के सामने प्रश्न चिन्ह तो लगा ही दिया, और यहां तक लोगों का कहना है कि जो स्थानीय स्तर पर उनके खिलाफ बहुत अधिक एंटी इनकम्बेंसी भी थी, और लोग उनको बाहरी कैंडिडेट भी मानते हैं, क्योंकि परिसीमन जब नहीं हुआ था और डबरा से ये चुनाव जीतते आए थे। जी तो एक कारण ये भी है। तो ये जो तीन प्रमुख कारण मुझे दिखते हैं, और सबसे बड़ा जो कारण है दीपक जी, अगर आप हाल ही में देखें, यूपी को छोड़ दें, तभी यूपी के लिए आहे बगाहे खबरें आती रहती है कि गुजरात लॉबी वर्सेस यूपी लॉबी हो रहा है। तो आप उड़ीसा, आप निकल जाइए, आप पत्रकार हैं, और आपको अगर छोड़ दिया जाए या कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए, आप चले जाइए सड़क पर, आप पूछ लीजिए उड़ीसा का सीएम कौन है, आप पूछ लीजिए त्रिपुरा का सीएम कौन है, आप पूछ लीजिए छत्तीसगढ़ का सीएम कौन है, आप पूछ लीजिए राजस्थान का सीएम कौन है, दिल्ली में ही एक आम लोगों से। तो मैं समझता हूं कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि बड़े बड़े स्टेटों के लोग सीएम का नाम लोगों को
याद नहीं होगा, या याद होगा तो याद करना पड़ जाएगा। तो ये जी। जो यही सबसे प्रमुख कारण है कि नरोत्तम मिश्रा को हाशिए पर लेकर आया गया। शिवराज सिंह चौहान जो पावर सेंटर एमपी में बन रहे थे, सिटिंग सीएम थे, उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया, उनको धीरे से दिल्ली खिसका दिया गया, क्योंकि जो गलती शायद यूपी में हो गई है बीजेपी से, वो गलती अब वो किसी भी स्टेट में किसी भी नेता के रूप में नहीं पर यहाँ दोहराना पर मैं एक चाहते बात हैं। ये भी जोड़ना चाहूंगा कि 2022 में उत्तर प्रदेश में ही इलेक्शन लड़े थे केशव प्रसाद मौर्य, हार गए जी थे सिराथू सीट से, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ने उन्हें उठाया, उन्हें जी विधान परिषद का सदस्य बनाया और राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया। चाहते जी तो जैसे दतिया में हारे थे नरोत्तम मिश्रा और अब हाशिए पर चले गए, अब उपचुनाव हो रहा है तो लड़ने के ख्वाब देख रहे थे, उसमें भी टिकट नहीं मिला, तो वही हालत केशव प्रसाद मौर्य की भी की जा सकती थी। लेकिन आज आप देखें तो नितिन नवीन जी जब जाते हैं तो वहां पर सबसे पहले गुलदस्ता केशव प्रसाद मौर्य के हाथ से लेते हैं, जबकि मुख्यमंत्री जी बिल्कुल हाथ सही। में गुलदस्ता लिए खड़े दिख रहे थे। तो वो जो एक अलग राजनीति बीजेपी में देखने को मिल रही है, जो बड़े बड़े चेहरे, जैसा कि आपने एक बपोती शब्द का इस्तेमाल किया था, जो एक कई सीटों का ऐसा समझ रहे थे या राज्य में ये समझ रहे थे कि हम्म, हमारी ही चलेगी, जैसे राजस्थान में वसुंधरा और मध्य प्रदेश में शिवराज या नरोत्तम मिश्रा, हम्म। तो वो नाम धीरे धीरे साइडलाइन किए जा रहे हैं। तो इसमें आप मुख्यमंत्रियों की चाल को भी मानते हैं या सिर्फ दिल्ली आला कमान को मानते हैं? देखिए, आज के दौर में दीपक भाई जो बीजेपी है, वहां पे सिर्फ दिल्ली की चल रही है। राज्य स्तर पर किसी भी नेता की वो पावर नहीं है कि आप अपने स्तर पर कोई फैसला ले ले। मैं कई राज्य ऐसे जानता हूं दीपक भाई, जहां पर मुख्यमंत्री तो है, आपको भी लोग बता देंगे, लेकिन वहां पे सरकारें कौन चला रहा है? वहां पे सरकारें चला रहा है प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वहां पे सरकारें चला रहे सेंटर से भेजे गए जो कई कई बड़े मंत्रियों के जो पर्सनल स्टाफ में बैठे लोग हैं, वो चला रहे हैं सरकारें। दिल्ली को कोऑर्डिनेट करने के लिए अफसर बैठे बैठे हुए हैं। तो सरकारें, वो तो संवैधानिक मजबूरियां है कि सीएम देना पड़ रहा है, नहीं तो ऐसा हो जाएगा। अभी वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही है कि दिल्ली से ही सारी सरकारें चला दी जाए, लेकिन संवैधानिक मजबूरियों के आगे पार्टियां झुकती है। लेकिन उसका भी तोड़ निकाल लिया गया है कि दिल्ली से अफसर भेजो। तभी आप देखें, आपने जिक्र बहुत बेहतरीन किया, केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य ने कई मौकों पर बयान, आपको याद होगा कि व्यक्ति से बड़ा संगठन होता है ना, सरकार से बड़ा संगठन होता है, ये बयान केशव प्रसाद मौर्य ने दिया कि तलखी किसी से छुपी नहीं है। फिर भी वो हमेशा दिल्ली की भाषा बोलते हैं, इसीलिए वो प्रिय हैं, इसीलिए हारने के बाद भी डिप्टी सीएम है, इसीलिए जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचते हैं तो केशव प्रसाद मौर्य पहले गुलदस्ता देते हैं, क्योंकि बोल तो वो रहे हैं, लेकिन स्क्रिप्ट दिल्ली से ही भेजी जा रही है। और दिल्ली नहीं चाहती है कि राज्यों में कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा हो जाए कि दिल्ली के सामने चुनौती के रूप में खड़ा हो जाए। और जो चुनौती देने के रूप में खड़े हुए, वसुंधरा राजे से लेकर शिवराज सिंह चौहान और अब नरोत्तम मिश्रा, देख लीजिए वो सभी लोग हाशिए पर जा रहे हैं, धकेल दिए गए हैं। ना वो अब 3 में है, ना 13 में है। ऐसे ही अब बताइए, वसुंधरा राजे उपाध्यक्ष है बीजेपी की, क्या काम है जी। उनका? कहीं दिखती है वो? अब शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री है, कृषि मंत्री है, बस कृषि मंत्री के तक ही सीमित है। एक सीएम, दूसरा कृषि मंत्री। पद और संवैधानिक रूप से भी पद की सीनियोरिटी में देखिए कितना फर्क आ गया। तो आप जी। इस बात को समझिए। और नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने यह मैसेज भी साफ कर दिया है कि अब बीजेपी की कमान आने वाली पीढ़ी के पास जाएगी। आप या तो आराम से सत्ता का सुख भोगते रहिए, नहीं तो ज्यादा चैलेंज करेंगे तो आपको हाशिए पर ला दिया जाएगा। नरोत्तम मिश्रा हाशिए पर आ गए और कैलाश विजयवर्गीय सत्ता का सुख चुपचाप भोग रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा का भी एक स्टेटमेंट टिकट ना मिलने के बाद जो कई घंटों का हंगामा हुआ, उसके बाद सार्वजनिक रूप से कुछ घंटे बाद उनका स्टेटमेंट आता है कि पार्टी मेरे से बड़ी है और वे बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे, जबकि टिकट ना मिलने के तुरंत बाद भी ये पोस्ट या सोशल मीडिया पर अपनी एक वीडियो पोस्ट जारी की जा सकती थी, जिससे समर्थकों में संतोष रहता कि ठीक है, अगर नेता मान बिल्कुल गया सही। तो कार्यकर्ता ही मान जाए।
अब बहुत कम शब्दों में आपसे एक जवाब जानना चाहूंगा, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा के समर्थक हमें सुन रहे हैं, वो भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि टिकट तो कट गया और दतिया सीट से कह रहे हैं वो बाहरी है, और जो पिछली सीट से लड़ते थे वो तो बहुत पहले लड़े थे, क्योंकि 3 बार तो यहीं से विधायक रहे थे। और अब जी बड़ी जी। जिम्मेदारी देखिए 2029 में इलेक्शन है लोकसभा के, तो उस हिसाब से सर आपको क्या लगता है कि नरोत्तम मिश्रा जैसा बड़ा चेहरा जो बड़ा कद माना जाएगा, क्योंकि काफी अच्छा समर्थन भी है इनके पास, तो उनको क्या बैठाए रखेगी बीजेपी, या सही समय आने पर सही जगह इस्तेमाल करेगी? मेरे को लगता है दीपक जी कि अगर नरोत्तम मिश्रा के समर्थक भी हमें सुन रहे होंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि नरोत्तम मिश्रा एक बड़ा हिंदू चेहरा तो है बीजेपी में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये इस और हिंदुत्व के प्रति उन्होंने अपनी जो कह लीजिए कि कथित रूप से ईमानदारी है कई बार पेश भी कर दी है, कई बड़े फिल्मी सितारों के खिलाफ बोल के या उनकी आई फिल्मों पर हंगामा करके। तो हिंदूवादी चेहरे को तो बीजेपी नहीं छोड़ने वाली। मुझे लगता है कि अब जल्द तो ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन कुछ सालों बाद या कुछ महीनों बाद नरोत्तम मिश्रा को बीजेपी दिल्ली लेकर जा सकती है, संगठन में बड़ा स्थान दे सकती है। और लोकसभा में जो आगामी चुनाव 2029 में है, क्योंकि तो एमपी के बाद लोकसभा के चुनाव आ जाएंगे, तो अगर ये भी हो सकता है कि एमपी के चुनाव में उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, चुनाव रणनीति का या चुनावी मशीनरी का अध्यक्ष बना दिया जाए, और फिर उसकी परफॉर्मेंस पे अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए। तो ये कुछ उनके लिए अब रास्ते खुले हुए हैं। और जी। ये रास्ते भी तभी खुले हुए हैं अगर मैं आदित्यनाथ योगी, जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, उनकी भाषा में बोलूं कि पार्टी में अगर कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। ज्यादा पार्टी में फैंटम बनने की कोशिश की, जो आम भाषा में बोला जाता है, या विरोध करने की कोशिश की, तो बीजेपी में ऐसे कई उदाहरण हैं जो आज पद पे तो है, लेकिन वो पद किसी काम के नहीं है। जी बिल्कुल सही बात है, लेकिन दतिया सीट से पिछली बार तो कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र भारती जीते, जिन पर कोर्ट का फैसला आया, सीट खाली भी, उपचुनाव हो रहा है, लेकिन उनसे पहले 3 बार इस सीट से विधायक रहे नरोत्तम मिश्रा, उनका टिकट कटा है। तो ये चुनाव बेहद दिलचस्प बन गया है। कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी आगे कर दिया है। फिलहाल नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटना क्या बीजेपी को फायदे का सौदा साबित रहेगा? क्या सीट जीत पाएगी? ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। दतिया सीट उपचुनाव को लेकर पल पल की खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मोहन सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास रिपोर्ट के साथ जुड़ने के लिए, तमाम समर्थकों को खास जानकारी देने के लिए। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।